कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके हाथ तो सच में ही काफी छोटे हो चुकी है। इसीलिए वो दौड़ लगाकर बाहर जाता है और देखता है कि आखिरकार उसके आसपास की चीजें कैसी है। वो बाहर देखता है और देखता है कि वो तो किसी किंगडम में है और वो काफी ज्यादा छोटा भी है और इतने में वो नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते एक मेड उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। दरअसल उस मेड का नाम टिल था और हमारे एमसी का नाम इस वर्ड में वैन रखा गया था। वैन को पता चलता है कि वो इस वर्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और उसके पास अपनी पुरानी जिंदगी की यादें भी थी। उसे पता चलता है कि वो इस नए वर्ड में इसेकाई हो चुका है और यहाँ तक कि वो इस वर्ड में आकर अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही है। लेकिन उसके पास काफी ज्यादा इंटेलिजेंसी है और उसकी छोटी स्वॉर्ड बाकी बच्चों से काफी ज्यादा बड़ी है। आगे हम देखते हैं कि उसकी मेट जिसका नाम की टिल था वो उसे बताना शुरू करती है कि आखिरकार वो इस वक्त पर कहाँ है। यहाँ तक कि वैन को इस वर्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ नॉलेज थी। वो अपनी मेट को बोलता है, हाँ मुझे काफी कुछ पता है, जैसे कि मेरे 3 भाई है, उनका नाम है मर्सिया, जारेड और सेस्टो और मेरे फादर का नाम मार्किस है। और जब उस मेड को यानी कि टिल को पता चलता है कि उस बच्चे यानी कि वैन के पास इतना ज्यादा दिमाग है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि 2 साल के बच्चे के लिए इतना कुछ याद रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल बात होती है। लेकिन तभी वैन अपने मन में सोचता है कि उसे इस वर्ल्ड में रहकर काफी कुछ चीजों को डेवलप करना है। आगे वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि हम वैन के फादर और उसके तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि अपना अपना खाना खा रहे थे। यहाँ तक कि सभी मेट तो बस वैन को ही देखी जा रही थी, क्योंकि वो लोगों को काफी ज्यादा एडोरेबल लगता था। यहाँ तक कि सभी लोग उसके साथ खेलना भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसके फादर जिसका नाम की मार्किस था वो काफी ज्यादा सीरियस था। वो अपने बच्चों से बोलता है, जार्ड आखिरकार तुम आज क्या करने वाले हो। जार्ड काफी डर चुका था, इसीलिए वो से बोलता है, फादर आज मैं अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। इतने में ही मार्किस सेस्टो से भी पूछता है कि आखिरकार वो आज के दिन क्या करने वाला है। सेस्टो भी इस बात को सुनकर काफी डर चुका था, इसीलिए वो बोलता है, हाँ मैं भी आज मैजिकल प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्किस वैन से बोलता है, वैन आखिरकार आज के दिन तुम क्या करने वाले हो। मुझे इस किंगडम के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, इसीलिए मैं इस वर्ड की कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करूंगा। और जब बाकी के भाई उसके इस वर्ड को सुनते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि मार्किस भी पहले काफी ज्यादा सीरियस था, लेकिन तभी वैन को हंसते हुए बोलता है, हाँ, तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो, मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक जीनियस हो। लगता है मेरा फ्यूचर अच्छे हाथों में है। आगे हम वैन को देखते हैं जो कि वापस से अपने रूम में जाता है और वहाँ पर वो अपनी मेट टिल से बातचीत करना शुरू करता है, जहाँ पर कि वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। आगे जाकर वैन को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में हर एक आदमी के पास मैजिकल एलिमेंट और मैजिकल एम्पलीट्यूड होता है और वो इस वर्ल्ड में काफी खतरनाक होता है। इस वर्ल्ड में 4 मेजर मैजिकल एम्पलीट्यूड है, जिसमें कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड भी शामिल होता है। और जिस किसी के पास भी इनसे अलग मैजिकल एलिमेंट होता है लोग उन्हें निकम्मा और नल्ला समझते हैं। वैन के सभी भाइयों के पास इनमें से ही कुछ ओपी से मैजिकल एलिमेंट पड़े हैं, लेकिन वैन अभी तक 2 साल का है, इसीलिए उसे उसका मैजिकल एलिमेंट नहीं मिला। आगे जाकर वो टिल से और ज्यादा बातचीत करना शुरू करता है, जहाँ पर कि टिल उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में लोग मैजिकल स्टोन और मैजिकल क्रिस्टल में अपने माना को एकत्रित करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी मेड वहाँ पर आकर टिल को ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वैन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है और वो इन सभी चीजों को समझ नहीं पाएगा। लेकिन तभी वैन उन्हें बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पैंट वाला अजगर काफी ज्यादा बड़ा है और उसके साथ साथ ही मेरा ब्रेन भी काफी ज्यादा बड़ा है। वो लोग इससे पहले कुछ ज्यादा बातें कर पाते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर वैन का बटलर एस्पार्टो भी अब वहाँ पर आ जाता है और वो वैन के सामने बहुत मोटी मोटी बुक्स को रख लेता है। एस्पार्टो उसे बोलता है, वैन आज से मैं आपको ट्यूशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना होगा कि आपके पास कितना ज्यादा दिमाग है, इसीलिए आपको इन सभी के सभी बुक्स को पढ़ना होगा। लेकिन सबसे पहले एस्पार्टो वैन का छोटा सा टेस्ट लेता है। वो उसे बोलता है, मान लो अगर आपके पास 2 सेब है और मैंने आपको 3 सेब और दे दिए तो आपके पास कितने सेब होंगे। वैन के पास अपनी पुरानी जिंदगी की काफी ज्यादा यादें थी, इसलिए वो सीधे ही बोल देता है, आई थिंक 5 सेब। एस्पार्टो के इस आंसर से काफी सरप्राइज हो चुका था, इसीलिए वो उसे बोलता है, ठीक है तो आज से फैसला रहा, आज से मैं आपको ट्यूशन दूंगा। और उसी दिन के बाद से एस्पार्टो वैन को रोज ट्रेनिंग देने लगा। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब वैन को लिखना पढ़ना आ चुका था और अब वैन फाइनली 4 साल का हो चुका था। वो बाहर जाता है और अपनी मेट टिल के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप चालू करना शुरू कर लेता है, लेकिन उसकी मेट टिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ तक कि वो उसको टीज करना भी शुरू कर लेती है और वो स्नोबल का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी की मेट्स आती है और वो मेट टिल को बोलती है, टिल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी भी नोवेल का मजाक उड़ाने का कोई
भी अधिकार नहीं है। इसीलिए अब वो लोग वैन को बोलना शुरू करते हैं, मास्टर वैन आपको इस मेड को पनिशमेंट देनी होगी, और ना चाहते हुए भी वैन को अब ऐसा करना ही पड़ता है। वैन टिल की ओर आगे बढ़ता है और उसके माथे पर बस थोड़ा सा मारता है, जिससे कि अब टिल भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी और सभी लोगों को लगता है कि जो वो वैन है वो काफी ज्यादा काइंड है। यहाँ तक कि अब वैन 5 साल का भी हो चुका था, वो काफी ज्यादा पढ़ाई भी करता था और साथ साथ में वो काफी ज्यादा स्वॉर्ड्समैनशिप भी ट्रेनिंग करता था। आगे हम देखते हैं कि जो वैन होता है वो अपने से बड़े बच्चों के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग करना शुरू कर लेता है, लेकिन वैन के पास अपनी पास्ट लाइफ का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन बच्चों को एक के बाद एक करके मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि बाकी बच्चे उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि अभी वैन सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है और वो बच्चे 10 साल के थे, लेकिन फिर भी वैन उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा दिया करता था। यहाँ तक कि सभी लोग उसके इस टैलेंट को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। एक दोपहर जब वैन आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर डेप्यूटी कमांडर डी अब वहाँ पर आता है। वो वैन के हाथ में नोटिस करता है और देखता है कि उसके हाथ में तो कोई भी छाले नहीं है, और इस बात को देखकर वो काफी शॉक्ड रह चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि जो वैन है वो रात भर भी स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग करता था, क्योंकि उसकी स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन तभी वैन उसे बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने के लिए काफी कम टाइम मिलता है और बाकी टाइम तो बस मेरा पढ़ने लिखने में जाता है। डी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में भी आ चुका था। उसे लगता था कि जो वैन है उसके पास काफी ज्यादा स्किल है, इसीलिए वो उसे बोलता है, ठीक है मास्टर वैन, आज से मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, और वो भी खुद से। और वैन को एहसास होता है कि अब उसके लग चुके हैं, अब उसे पूरे दिन स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी और रात भर पढ़ना पड़ा था। आगे हम डी को देखते हैं, जो कि अब वैन को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। यहाँ तक कि वो वैन पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। वो वैन को बोलता है, आपको 100 स्वॉर्ड की स्विंग करनी होगी, इतना ही काफी नहीं है, आपको थोड़ा और पुश करना होगा। आगे हम देखते हैं कि शाम के समय वैन काफी ज्यादा थक चुका था, क्योंकि उसका स्टेमिना स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करके सही में काफी ज्यादा खत्म हो चुका था। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि अगर उसकी जिंदगी इसी प्रकार से कटती रही तो उसकी ये नई जिंदगी भी बिल्कुल घटिया सी रह जाएगी। इतना ही काफी नहीं था कि तभी डी वैन के पास आता है। वो उसे बोलता है, वैन क्या तुम आराम कर रहे हो? ये आराम करने का वक्त नहीं है, तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्यों ना तुम मेरे साथ एक एक्सरसाइज करो, तुम बिना बेंच के सहारे आराम से चेयर बनकर खड़े हो जाओ, हा इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैन डी को देखता है और वो देखकर सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था कि डी तो सच में ही वैसा खड़ा हुआ है। लेकिन तभी अब टिल भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। दरअसल वैन को ये जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अभी भी उसे अपनी जिंदगी में काफी काम करना पड़ता है और वो अभी तक किसी भी चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। इसीलिए वो अपनी मेड टिल को बोलता है, टिल मैं काफी थक चुका हूँ, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले। और अब टिल भी उसकी बात को मान जाती है। हम वैन और बाकी लोगों को देखती है जो कि अब मार्केट की ओर घूमना शुरू कर देती है। जाते जाते वो लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं, जो कि इस पूरे वर्ल्ड की एक कंपनी होती है। लेकिन तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि एक छोटे से बच्चे को रस्सी से घसीट कर आगे बढ़ा रहा था। वो उसे बोलता है, गधे के बच्चे जल्दी चल, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वैन इस चीज को देख लेता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो आदमी वैन और बाकी लोगों को बोलता है, ये मेरा बच्चा है, इसीलिए मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मैं इसे बेचने जा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए। वैन को इस बात को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि टिल भी उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में स्लेव होना काफी ज्यादा आम बात है। लेकिन तभी पीछे से अब वहाँ पर रोजिली, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मेंबर होती है, वो वहाँ पर आ जाती है। जैसी वो वैन को देखती है वो उसे पहचान चुकी थी, क्योंकि वैन इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि वो मार्किस का बेटा था। मास्टर वैन, क्यों ना आप लोग हमारे साथ अंदर आओ, हमारे पास आपके लिए काफी नई नई चीजें हैं जिससे कि आप आराम से प्लॉट को भी डेवलप कर सकते हो। लेकिन तभी वैन रोजिली को उस बच्चे के बारे में बताता है और बताता है कि उसका फादर उसे स्लेवरी के तौर पर बेचने वाला है। लेकिन तभी वैन उसे बोलता है, वैसे मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और कहीं न कहीं अब वो भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। रोजिली उस बच्चे के फादर को बोलती है, क्या इस बच्चे के पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है? लेकिन उसका फादर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, हाँ इसके पास है, इसके पास थीफ मैजिक है, यानी कि चोरी करने का मैजिक। लेकिन इस वर्ल्ड में ये मैजिक काफी ज्यादा यूजलेस होता है। इसलिए रोजिली वैन को बोलती है, लगता है इस बच्चे की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन होने वाली है। जब उसके फादर को इसके बारे में पता चलता है कि उसका बच्चा किसी भी काम का नहीं है और वो काफी ज्यादा सस्ता भी है, तो उसे इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपने बच्चे को उन लोगों के सामने पीटना शुरू कर देता है और अब वो उसे घसीट कर आगे बढ़ा था। लेकिन तभी वैन उसे ऐसा करने से रोक देता है और बोलता है, मैं इस बच्चे के बदले 5 सिल्वर कॉइन दूंगा। उसका फादर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और वहाँ
से भाग जाता है। तभी वैन उस बच्चे के पास जाता है। बाद में जाकर वैन को पता चलता है कि उस बच्चे का नाम कैम्सन है। कैम्सन, अब तुम फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। लेकिन बाद में जाकर वैन को पता चलता है कि उसके पास कोई भी घर रहने के लिए नहीं है। इसीलिए वैन डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को अपने साथ रॉयल कैसल में ले जाएगा। लेकिन तभी उसके नाइट्स और मेड उसे बताते हैं कि वो ऐसे ही किसी बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकता, बदले में उसे उस बच्चे को स्लेव रखना होगा। लेकिन वैन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो किसी को स्लेव के तौर पर रखना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई डिफरेंट ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए वो कैम्सन को बोलता है, कैम्सन क्या तुम मेरे स्लेव बनोगे? और कैम्सन को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। रोजली वहाँ पर आती है और अब उन दोनों के बीच स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को समन करवा देती है, जिससे कि अब उन दोनों के हाथों पर अब स्लेव सिंबल आ चुका था। अब रोजली का भी वक्त हो चुका था वहाँ से जाने का। रोजली वहाँ से जाती है, लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि किसी नोबल ने उसे थैंक यू बोला है। आगे हम वैन को देखते हैं और अब वो कैम्सन को अपने कैसल में ले जाता है। कैम्सन सच में ही एकदम डिफरेंट पर्सन लग रहा था, लेकिन तभी वैन उसके पास आता है और वो उसे एक कुकी की रिश्वत देता है और बोलता है अगर यहाँ पर डी आया तो उसे बोलना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि अब कैम्सन भी उसके इस ऑफर को और उसकी रिश्वत को मान जाता है। और अब इतना कहने के बाद वैन कैम्सन को बोलता है क्या तुमने वो ग्लव्स नहीं पहने जो कि मैंने तुम्हारे लिए लाए थे? लेकिन कैम्सन बोलता है नहीं, मैंने नहीं लाए, क्योंकि मैं इस सिंबल को हर एक आदमी को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जो कैम्सन होता है वो स्लेव सिंबल को पाकर सच में ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन वैन के कहने के बाद वो फाइनली उन ग्लव्स को पहन लेता है। अचानक से दरवाजे पर कुछ नॉक होती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डेप्टी कमांडर डी अब वहाँ पर आ चुका था ताकि वो वैन की प्रैक्टिस करवा सके। लेकिन तभी वैन अब वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी डी कैम्सन से बातचीत करना शुरू करता है, लेकिन कैम्सन बड़ी आराम से झूठ बोलता है, मास्टर वैन तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब डी को पता चुका था कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो वैन की जगह कैम्सन को ही अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है। अचानक से वैन वहाँ पर आता है और बोलता है शुक्र है मैं बाल बाल बचा। कुछ समय गुजरने के बाद वैन फाइनली 8 साल का हो चुका था और सभी के सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन ही उसका मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है और सभी लोगों को पता चल पाएगा कि आखिरकार वैन के पास कौन सा मैजिकल टाइप है। लेकिन तभी हम वैन और उसकी फैमिली को देखते हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था और अब बाकी लोगों को इस बारे में पता चुका था कि वैन के पास कोई भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है जैसे कि फायर, वाटर या फिर विंड, बल्कि उसके पास तो एकदम घटिया सा मैजिकल टाइप है जिसका नाम है प्रोडक्शन मैजिक। मार्किस जो उसका फादर था वो उसे बोलता है आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी लेट मदर मीरा के पास फायर मैजिक था, यहाँ तक कि मेरे पास भी फायर मैजिक था, लेकिन तुम्हारे पास इतना घटिया सा मैजिक आखिरकार कैसे हो सकता है? मार्किस अब वैन से काफी ज्यादा चिढ़ चुका था क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी अच्छा मैजिकल एप्टीट्यूड टाइप नहीं था और ये इस पूरे वर्ल्ड में सबसे वीक मैजिकल टाइप होता है जिसका नाम होता है प्रोडक्शन मैजिक। प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से कोई भी आदमी किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है जैसे कि स्वॉर्ड, नाइफ या फिर बाकी चीजें, लेकिन ये चीजें तो इस वर्ल्ड में बिना मैजिक के बनाई जा सकती है। इसीलिए मार्किस अब वैन से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है अब तुझे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका भाई जिसका नाम की मर्चिया था वो वहाँ पर आता है और वो मार्किस को रोकते हुए बोलता है फादर हमें इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए। क्यों, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई ठोस वजह है? इस शहर के कोने में हमारे पास एक बंजर और एक वीरान विलेज पड़ा है जिसकी देखभाल की कोई भी नहीं करता और यहाँ तक कि वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर भी है और वहाँ पर कुछ भी बन नहीं सकता, तो क्यों न हम इस बच्चे को वहाँ का राजा बना ले। और मार्किस को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो लोग मान चुके थे कि वो लोग वैन को अपनी नजरों से दूर फेंक लेंगे और जहाँ पर इस वक्त अब वैन जाने वाला है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर खाने के लिए भी उपजाऊ जमीन नहीं है और यहाँ तक कि वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है। और अब इतना कहने के बाद मार्किस और उसके बाकी के भाई अब वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन तभी मर्सिया वैन से बातचीत करना शुरू करता है। वो उसे बोलता है छोटे भाई मुझे माफ करना, आपकी वजह से मैं जिंदा रह पाया हूँ। और अब अगले ही दिन वैन अपने घर को छोड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। वो अपने सामान को पैक करके अब आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी उसकी मेड जिसका नाम किटेल था वो दौड़ते दौड़ते अब उसके पास आती है और वो उसे बोलती है मास्टर मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ, इसीलिए मैं भी आपके साथ आना पसंद करूंगी। और अब वैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे टिल को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है। लेकिन तभी अब वहाँ पर डेप्यूटी कमांडर डी भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो वैन को बोलता है मास्टर वैन लगता है आप अकेले अकेले कहीं जा रहे हो, अगर आप यहाँ से चले गए तो भला मैं ट्रैक किसे करूंगा, इसीलिए मैं भी आपके साथ आऊंगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि वैन का ट्यूटर एस्पार्टो भी
अब उसके साथ आने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। और अब वैन अपने मन में बोलता है लगता है मेरे लग चुके हैं। और अब इतना कहने के बाद वैन और बाकी लोग उस विलेज की ओर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि किंगडम के हर एक लोग वैन को फेयरवेल दे रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को वैन काफी ज्यादा पसंद था। और अब वो लोग वैगन में बैठकर आगे बढ़े थे। लेकिन तभी हम लोग वैन को देखते हैं। वैन अपने हाथों में कुछ स्टिक को रखता है और उस पर प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक डैगर जैसे दिखने वाली नाइफ को वहाँ पर समन करवा देता है। और यही असली पावर थी असली प्रोडक्शन मैजिक की। वो प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन तभी हम वैन, टेल और कैम्सन को देखते हैं और अब वो लोग उसी विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इतने में ही वैन और कैम्सन आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर की वैन कैम्सन को बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्लेव नहीं भी बन सकते हो और इस विलेज में फ्री होकर जी सकते हो। लेकिन तभी कैम्सन उसे बोलता है मास्टर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली है कि मैं जीने से मरने तक सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सेवा करूँगा। वो लोग आगे बढ़े रहते। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से डी और बाकी लोग अचानक से रुक जाते हैं। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जिस विलेज में वो जा रहे हैं उस विलेज पर तो पहले ही कोई आर्मी या फिर कोई चोर लोग अटैक करे हैं, जिससे कि सभी के सभी लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की वो लोग वैन को और बाकी लोगों को भी खत्म कर लेगी। इसीलिए वैन और बाकी लोग उस विलेज के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग तादाद में काफी ज्यादा कम थे। उन लोगों को अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आखिरकार वो लोग आगे जाकर क्या करने वाले हैं। लेकिन तभी हम लोग डी को देखते हैं। डी आगे बढ़ता है और बाकी लोगों को बोलता है हम लोगों को कैसे भी करके उन लोगों को खत्म करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों को पता था कि वैन की आर्मी काफी ज्यादा कम है और वो चोर और वो लुटेरे तादाद में काफी ज्यादा है, इसीलिए वो लोग अकेले ही लड़ नहीं सकते। लेकिन तभी हम डी को देखते हैं। वो वैन को बोलता है वैन हम लोग अकेले ही इन लोगों को निपटा लेंगे। लेकिन तभी हम लोग वैन के एडवेंचर को देखते हैं, जो कि अभी तक वैन और बाकी लोगों की प्रोटेक्शन यहाँ पर करा था। दरअसल उस एडवेंचर का नाम ऑर्थो था। ऑर्थो बाकी लोगों को बोल देता है चाहे जो भी हो जाए मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज के पैसे नहीं मिले और मुझे पैसे वैन को यहाँ पर सही सलामत लाने के लिए मिले थे और वो काम मैंने कर लिया। डी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो लोग साथ में कर लड़े तो हो सकता है कि वो लोग उन चोरों को खत्म कर दे। लेकिन तभी ऑर्थो उन लोगों को बोलता है चाहे जो भी हो जाए हमारी टीम तुम्हारे साथ कभी भी नहीं देगी। और अब कहीं ना कहीं वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार वो लोग अकेले उन लोगों का सामना कैसे करने वाले हैं, क्योंकि सही में वो लुटेरे लोग तादाद में काफी ज्यादा है। हम देखते हैं कि ऑर्थो और डी में तू मैं होना शुरू हो चुकी थी। वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एस्पार्टो अब वहाँ पर आ चुका था। वो लोग सभी को बोलता है मैं रॉयल फैमिली का एक बटलर भी हूँ, लेकिन तुम लोग ये भूलो मत कि मैं एक एलिमेंटल मेज भी हूँ, यानी कि मेरे पास पावर है और मैं काफी लड़ भी सकता हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा और मैं एक डिफेंस वॉल को क्रिएट करूंगा, जिसके बाद कि तुम लोग मेरे पीछे आना और सभी के सभी लोग साथ मिलकर अटैक करेंगे, और जिससे कि तुम लोगों को मौका मिल जाएगा और तुम लोग मेरे पीछे रहकर उन लोगों पर अटैक कर देना। यानी कि एस्पार्टो अपनी जान की बलि लगाने के लिए खुद वहाँ पर जाने वाला था और वैन और डी को इस बात का पता पहले ही चल चुका था। लेकिन तभी ऑर्थो उसे बोलता है अबे बुड्ढे तुझे मरना है क्या। और अब एस्पार्टो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे जाने वाला था। लेकिन तभी हम लोग वैन को देखते हैं। वैन एस्पार्टो को बोलता है एस्पार्टो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप रॉयल फैमिली के बटलर है और साथ साथ में ट्यूटर भी, तो मैं आपको आपकी जान की बलि नहीं लगाने दूंगा। बदले में मैं अकेले वहाँ पर जाऊंगा और एक डिकॉय के रूप में उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को उन पर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी डी वैन को बोलता है लेकिन किंग इससे तो वो लोग आपको मार लेगी। लेकिन तभी वैन बोलता है मैं एक रॉयल नोबल हूँ, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए फक्र की बात होगी कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मरा। और वैन भी अपने प्लान को लेकर एकदम रेडी हो चुका था। यहाँ तक कि डी और बाकी लोग भी अब उसके इस प्लान को मान चुके थे। लेकिन उसका प्लान सही में काफी ज्यादा घटिया सा था, जिससे कि वो अपनी जान की बाजी खुद यहाँ पर लगाने वाला था और यहाँ तक कि वो बाकी लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी हम लोग फ्लैशबैक को देखते हैं। हम लोग ऑर्थो और उसकी गैंग को देखती है। वो एडवेंचर गिल्ड में चिल करे थे। लेकिन तभी उन लोगों के पास नोबल को प्रोटेक्ट करने का क्वेस्ट आता है। हम ऑर्थो और उसकी पार्टी को देखते हैं। ऑर्थो अपनी पार्टी को बोलता है मुझे नोबल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा खुदगर्ज होते हैं और सेल्फिश होते हैं। लेकिन तभी वैन उन लोगों के पीछे आता है और वो उन लोगों को बोलता है तो क्या आप लोग ही मुझे प्रोटेक्ट करोगे। हाँ हम लोग ही करेंगे। इसका मतलब ये तो काफी अच्छी बात हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब इतना कहने के बाद अब वैन वहाँ से निकल जाता है और यहाँ तक कि उसके जाने पर वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करती है। दरअसल आज तक जिन नोबल से भी उन लोगों की मुलाकात हुई वो सच में ही काफी ज्यादा रूड थे सिवाय वैन की। और जब से वो लोग वैन से मिले हैं उन लोगों को लगता ही नहीं था कि वैन कोई नोबल भी है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर की ऑर्थो वैन की ओर आगे बढ़ता है और वो उसे बोलता है तुम काफी अच्छे खासे नोबल हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हो चुका हूँ। इतने में उन लोगों की पार्टी मेंबर जिसका नाम की प्लोरा था वो भी बोलती है हाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। वो सभी लोग अब वैन की हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। हम देखते हैं कि एस्पार्टो, डी और ऑर्थो अब साथ मिलकर काम करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। एस्पार्टो आगे बढ़कर डिफेंस वॉल को क्रिएट करता है और वहीं हम डी और ऑर्थो को भी देखते हैं और वो लोग राइट लेफ्ट से आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द उन लोडर को खत्म कर पाए। और वहीं हम लोग उन बैंडिट्स को देखते हैं जो कि अभी भी विलेज पर अटैक रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को एहसास होता है कि उन लोगों पर कोई पीछे से अटैक कर रहा है। उन लोगों पर एक के बाद एक करके एरो की बरसात होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्लूरा और बाकी लोग उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और बैंडिट्स के लीडर को भी इसके बारे में पता चुका था। वहीं हम लोग डी को देखते हैं। डी उन लोडरों के पास जाता है और वो उन लोगों पर अपने स्वॉर्ड मैजिक का यूज करके उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है और वहीं ऑर्थो भी एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम लोग वापस से डी को देखते हैं। डी अपने ऑरा का यूज करके बाकी सभी लोगों को डरा कर रख देता है जिससे कि वो सभी के सभी लोग एकदम बेहोश हो चुके थे। लेकिन तभी हम लोग उन्हें चोरों के लीडर को देखते हैं। वो इस बात को नोटिस कर देता है कि जो कोई भी लोग डिफेंस वॉल के पीछे है उनके पास कोई भी बैरियर नहीं है और ना ही तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए वो दौड़ते दौड़ते प्लूरल के पास जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर कहीं से वैन अब वहाँ पर आ चुका था। वैन उनके लीडर पर अटैक कर देता है जिससे कि वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था और इतने में ही कैम्सन भी पीछे से आकर एक फाइनल ब्लो मारकर अब उसे खत्म कर देता है और वैन और उसकी टीम इस बैटल को फाइनली जीत चुकी थी। लेकिन तभी ऑर्थो अपने टीम मेंबर्स को बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे में कितना ज्यादा पोटेंशियल है और आगे चलकर ये किस टाइप का नोबल बनेगा, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इसी विलेज में रहूंगा। लेकिन उसके कुछ एडवेंचर साथी इस बात को रिजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ऑर्थो के दोस्त होते हैं उन लोगों को भी वैन काफी ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो उसी के साथ यहाँ पर रुकने का फैसला कर देते हैं। और अब उन लोगों को वैन में सच में ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते टिल वैन के पास आती है और वो उसे बोलती है मास्टर आगे से आप कभी भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। वैन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। लेकिन तभी अब एस्पार्टो भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन लोगों को बोलता है लगता है वॉल के पीछे बाकी के विलेजर्स हमारा इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि वैन और बाकी लोग विलेजर से मुलाकात करने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। वैन सबसे पहले विलेज के चीफ से बात करता है जिसका नाम की रोंडा था और वो विलेज तो सच में ही काफी ज्यादा छोटा था। आगे हम वैन और रोंडा को देखते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं जहाँ पर कि रोंडा वैन से बोलता है हमारे विलेज की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो नोबल हमारी रक्षा करता है अब उसने हमारी प्रोटेक्शन करना मना कर दिया है क्योंकि हमारा विलेज कुछ ज्यादा कमा नहीं पाता और हम लोग टैक्स भी पे नहीं कर सकते। वैन बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका विलेज काफी ज्यादा छोटा है। लेकिन रोंडा और बाकी विलेजर्स को ये बात काफी ज्यादा रूड लगती है। वो लोग उसे बोलते हैं तो क्या इसका मतलब जो भी छोटे विलेज है वो लोग मर जाए? नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। और उन लोगों को लगता था कि जो कोई भी नोबल लोग होते हैं वो सच में ही काफी ज्यादा घटिया से होते हैं, लेकिन वैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैन उन लोगों को बताता है कि वो उन लोगों का नया लॉर्ड बन चुका है। लेकिन तभी वैन उन लोगों को बताता है कि उसके पास काफी कुछ प्लान है जिसकी हेल्प से कि वो इस विलेज को काफी ज्यादा डेवलप करेगा। वैन उन लोगों को बोलता है सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्रिएट करना होगा जिससे कि किंगडम हमें कभी भी नकार ना पाए, और दूसरा हमें कुछ पैसे कमाने होंगे और अपने लिए कुछ नाइट्स को हायर करना होगा, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें इस विलेज को डेवलप करना होगा क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैन उन लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है लेकिन उसकी बात उस विलेजर्स पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो लोग सोचते हैं कि वैन सिर्फ और एक बच्चा है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम लोग एस्पार्टो को देखती है। वो आगे बढ़ता है और वो उन लोगों को बताता है मैं किंग का हेड बटलर रह चुका हूँ, जिससे कि वो लोग अब उस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि डेप्यूटी कमांडर डी भी आगे जाता है और वो उन लोगों को बताता है कि आखिरकार वो कौन सी चीज है और उन लोगों को वैन पर ट्रस्ट करना होगा। उन लोगों का नाम सुनकर अब उन विलेजर्स को वैन पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो चुका था क्योंकि डी का नाम और एस्पार्टो का नाम पूरे किंगडम में काफी ज्यादा मशहूर था
था और अब रोंडा को भी लग चुका था कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लेंगे। लेकिन तभी हम लोग वैन को देखती है। वैन उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को सबसे पहले फार्मिंग करनी होगी और दूसरा एक डिफेंसिव वॉल को क्रिएट करना होगा। लेकिन तभी उनमें से एक विलेजर बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ भी हम लोग फार्मिंग करते हैं हमसे 30% कट जाता है। लेकिन तभी वैन उन लोगों को बोलता है, ठीक है, तो जब तक हमारा विलेज डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम लोग तुमसे सिर्फ और सिर्फ 10% का टैक्स लेंगे। और जिससे कि वो सभी के सभी फार्मर्स इस बात को सुनकर सच में ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन तभी अब वो लोग आगे का प्लान बनाना शुरू करते हैं कि वो लोग इस विलेज को कैसे डेवलप करेगी। सबसे पहले हम वैन को देखते हैं। वैन एस्पार्टो से बोलता है, एस्पार्टो, क्या तुम अपने मैजिक से अर्थ वॉल को क्रिएट कर सकती हो? लेकिन तभी एस्पार्टो बोलता है, हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी वॉल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जब मेरा माना खत्म हो जाएगा उसके साथ साथ ही मेरी बनाई गई वॉल भी खत्म हो जाएगी। एस्पार्टो अपने मैजिक का यूज करके एक अर्थ वॉल को क्रिएट कर देता है। और अब हम लोग बाकी के लोगों को देखती है। डी और वैन अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। वैन अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में जाता है जहाँ पर कि वो अपने हाथों में कुछ वर्ड्स को ले लेता है और अब उन वर्ड्स पर अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज कर देता है। जैसे वो अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करता है, हम देखते हैं कि अचानक से वो वर्ड्स माइक्रोफाइबर के एक अजीब ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुकी थी। और माइक्रोफाइबर मॉडर्न वर्ल्ड का काफी खतरनाक सा एलिमेंट होता है। लेकिन जब टिल और कैम्सन उस ब्लॉक को देखती है तो उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उन लोगों को माइक्रोफाइबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आगे हम अब ऑर्थो और उसकी एडवेंचर पार्टी को देखते हैं और अब वो लोग वैन के पास आ चुके थे। उन लोगों को भी समझ आता कि आखिरकार ये छोटे छोटे से ब्लॉक क्या है। लेकिन तभी वैन उन लोगों को बोलता है, क्यों ना तुम लोग इन ब्लॉक्स पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। ऑर्थो एक ब्लॉक को पकड़ता है और अब उस पर स्वॉर्ड मारना शुरू कर देता है। लेकिन स्पेशली उस ब्लॉक को कुछ भी नहीं होता और इस चीज को देखकर ऑर्थो और बाकी लोग सच में ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। देखते ही देखते वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके बहुत से एलिमेंट्स को बना देता है। उसे पता चलता है कि उसकी रियल पावर नहीं है बल्कि उसकी रियल पावर तो कुछ और ही है। प्रोडक्शन मैजिक यूज करना सच में ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वैन के लिए ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी लोग अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके एक ही आइटम को बना सकते हैं, लेकिन वैन एक क्या 100 आइटम्स को भी बना सकता है। हम वैन को देखते हैं, वो अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर देता है जो कि कैम्सन को काफी अच्छी लगती है। इसलिए वैन कैम्सन को उस स्वॉर्ड को गिफ्ट कर देता है और अब कैम्सन उस चीज को पाकर काफी खुश हो चुका था। लेकिन तभी अब वहाँ पर टिल भी अब वहाँ पर आती है। वो वैन से बोलती है, क्या आप मेरे लिए भी कुछ बनाओगे? वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके उसके लिए एक एक्स को बना लेता है, लेकिन टिल इस चीज को पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए वैन अपने मन में डिसाइड करता है कि वो बाद में जाकर टिल के लिए कुछ अच्छी सी एक्सेसरी को बना लेगा। वैन रात के समय के लिए अपने मन में सोच रहा था, लगता है मुझे यहाँ पर अपने कैसल को भी क्रिएट करना होगा। अगली सुबह रोंडा और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग वैन को देखते हैं जो कि अपने माइक्रोफाइबर ब्लॉक की हेल्प से एक रूम को क्रिएट करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी रोंडा उन लोगों को पूछता है, आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हो? वैन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर वो लोग अपने कैसल को क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन रोंडा और बाकी लोगों को इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हम वापस से वैन को देखती है। वैन अपने दिमाग में प्रोडक्शन मैजिक चैंट करना शुरू कर लेता है और अचानक से वहाँ पर बनकर एक बहुत बड़ा कैसल भी अब वहाँ पर आ चुका था। सभी के सभी लोग उस चीज को देखने के लिए अब वहाँ पर आ चुके थे और जब बाकी के लोग उस चीज को देखती है तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई छोटा सा बच्चा इतना कुछ भी कर सकता है। अभी तक वैन को लगता था कि उसका मैजिक सच में ही काफी ज्यादा यूजलेस है, लेकिन जब से उसने कैसल बनाया है और बाकी की चीजें बनाई है तब से उसे एहसास हो चुका है कि उसका प्रोडक्शन मैजिक सच में ही काफी यूजफुल है। लेकिन तभी वैन अपने मन में बोलता है, लगता है ये काफी बड़ा बन गया। वैन की प्रोडक्शन मैजिक को देखकर सच में ही लोग काफी हैरान हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक छोटे बच्चे के पास इतना ज्यादा माना भी हो सकता है, क्योंकि वैन ने 1 सेकंड में ही इतने बड़े कैसल को वहाँ पर क्रिएट कर दिया था। लेकिन वैन का मानना अभी भी ये था कि किसी भी रॉयल कमांडर के पास या फिर किसी रॉयल लॉर्ड के पास एलिमेंटल मैजिक होना जरूरी होता है, ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, ना कि प्रोडक्शन मैजिक जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यू न्यू चीजों को क्रिएट कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर टिल और कैम्सन वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं, नहीं मास्टर वैन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वैन को लगता है कि वो लोग तो बस उसके साथ मजाक कर रहे हैं। अब इतने में ही एस्पार्टो भी वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बताता है कि एक असली लॉर्ड का मतलब ये है जो अपने लोगों की लाइफ को और ज्यादा इजी बना सके, और वैन की प्रोडक्शन मैजिक से ऐसा होना बिल्कुल संभव हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि अब डी और ऑर्थो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं और अब उन लोगों को वैन का प्रोडक्शन मैजिक सच में ही काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी वैन गलती से बोल देता है, अगर तुम लोग मेरे पास कुछ वुड्स
ले आओगे तो मैं तुम्हारे लिए घरों को भी बना सकता हूँ। जिस बात को सुनकर की ऑर्थो और डी तो फुल मोटिवेटेड हो चुके थे। वो लोग बिल्कुल रेडी हो चुके थे कि आखिरकार वैन के पास सबसे पहले कौन लकड़ियाँ लेकर आएगा। लेकिन तभी अब वहाँ पर ओल्ड मैन रोंडा अब वहाँ पर आ चुका था। वो वैन से बोलता है, क्या तुम सच में हमारे लिए घरों को बना सकते हो? वैन को समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि सच में ही उन विलेजर्स की होम काफी ज्यादा घटिया सी होती है। और अब कहीं न कहीं वैन को एहसास हो चुका था कि उन सभी लोगों को नए घरों की जरूरत होने वाली है। इसीलिए वो सभी की विशेष को हाँ बोल देता है। वो उन लोगों को बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए नए घरों को बनाऊंगा। जिससे कि वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और यहाँ तक कि अब ऑर्थो और डी वुड्स लाने के लिए फॉरेस्ट में निकल चुके थे। और वैन तो देखते ही देखते प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से बहुत से घरों को तैयार कर देता है। यहाँ तक कि सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर और अपने नए घरों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। वैन उन लोगों को बताता है कि उसने उनके घरों को रेनोवेट कर दिया है और अब उनके घर काफी अच्छे भी बन चुके हैं। और बदले में वो सभी के सभी विलेजर वैन को कुछ ऑफरिंग को दे देती है, जिससे कि वैन भी काफी खुश हो चुका था। और इतना ही काफी नहीं था कि वैन ने अपने प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से एक पब्लिक बात को भी बना लिया है, ताकि वो वहाँ पर आराम से प्लॉट को डेवलप कर पाए। और इस चीज में प्लूरल ने भी उसकी काफी मदद की। प्लूरल के पास वाटर मैजिक है और उसने हर एक टब को फिल कर दिया। और कैम्सन ने भी वाटर को गर्म करने के लिए अपने फायर का यूज किया। इतने में ही हम लोग टिल और प्लूरल को देखते हैं। वो लोग वैन के पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं, मास्टर वैन, क्यों ना हम लोग साथ में नहाए। लेकिन वैन इस बात को सुनकर सच में ही काफी शॉक हो चुका था। वो लोगों को बोलता है, नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। आगे प्लॉट से बड़ा सीन आता है, जहाँ पर कि हम लोग टिल और प्लूरल को देखते हैं। और यहाँ तक कि अब तो प्लूरल को भी वैन काफी ज्यादा पसंद आना शुरू हो चुका था। इतने में हम टिल को देखते हैं। टिल और प्लूरल वैन के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि सुबह से शाम हो चुकी थी और टिल तो वैन के बारे में बातचीत कर काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग वैन को देखते हैं। वैन भी आराम से नहा रहा था, लेकिन तभी वो अपने सामने कैम्सन को देखता है। वो कैम्सन को बोलता है, कैम्सन, अब तो तुम्हारी काफी अच्छी मसल्स बन चुकी है, काश ये मेरी भी बन पाती। हाँ मास्टर, मैं कैप्टन डी के साथ काफी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। आगे अब डी भी अपने दोनों स्वॉर्ड्स को लेकर अब वहाँ पर आ चुका था। वो वैन के पास आता है और उसे बोलता है, आओ हम लोग बिना कपड़ों की अपनी दोस्ती को और ज्यादा गहरा करते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वो उसे दबोच देता है। और यहाँ तक कि डी तो हॉट स्प्रिंग में ही ट्रेनिंग करना चालू कर देता है। और अब उन लोगों ने अपने विलेज के चारों ओर एक ट्रेंच को भी क्रिएट किया था, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि डिफेंस में भी हेल्प करेगा और साथ साथ में एक वाटर सोर्स की तरह भी काम करेगा। और सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ वैन की प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से। लेकिन तभी हम लोग वैन को देखते हैं और वो प्लान में आता है कि वो इस ट्रेंच में कुछ वाटर को भी डाल देगा, ताकि आगे जाकर उनके विलेज में एक वाटर सोर्स भी हो पाए। अब एस्पार्टो और बाकी लोग भी अब इस बात को मान जाते हैं। एस्पार्टो और बाकी लोग सबसे पहले रिवर के पास जाते हैं, ताकि वो लोग रिवर के पानी को वापस से अपने विलेज में ले पाए। एस्पार्टो अर्थ मैजिक का यूज करके एक बहुत बड़ी ड्रेन को वहाँ पर समन कर देता है। और वही हम लोग डी, कैम्सन और बाकी लोगों को भी देखते हैं और वो लोग भी एस्पार्टो और वैन की मदद करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि अब वैन भी अपने प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से उस ड्रेन को थोड़ा और बहुत एनहांस कर लेता है। लेकिन डी तो सच में ही इस काम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में था। लेकिन तभी एस्पार्टो वहाँ पर आता है और वो वैन को बोलता है, ये 40 साल का होकर भी इतना ज्यादा एक्साइटेड है। आगे वो लोग अपना काम करना शुरू करते हैं ताकि वो लोग रिवर के पानी को जल्द से जल्द विलेज में ले पाए। वैन अपने मन में सोचना शुरू करता है, ये काम काफी अच्छा हो रहा है, इसकी वजह से हमारा विलेज डेवलप हो सकेगा और आगे चलकर हमारे विलेज में कुछ मर्चेंट भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा बिजनेस काफी अच्छा खासा होने वाला है। शाम हो चुकी थी। वैन डी से बोलता है, आगे का काम अब हम लोग कल करेंगे। लेकिन तभी डी बोलता है, कल? पर क्यों ना हम लोग इस काम को आज निपटा दे। लेकिन तभी वैन डी से बोलता है, जरा अपने फ्रेंड्स को तो देखो। हम लोग कैम्सन और बाकी लोगों को देखते हैं और उन लोगों का स्टेमिना तो सच में ही एकदम खत्म हो चुका था। ठीक है, तो लगता है मैं आगे का काम कल ही करना पड़ेगा। और वैन और एस्पार्टो तो डी के स्टेमिना को देखकर सच में ही काफी शॉक्ड हो चुके थे। अबे ये कौन सी गोली खाता है? और अब उन लोगों का काम फाइनली खत्म हो चुका था। वो लोग गेट्स को ओपन कर देते हैं, जिससे कि अब रिवर का पानी ड्रेन के थ्रू उन लोगों के विलेज के चारों ओर निकल चुका था। और ये पानी उनकी विलेज की काफी मदद करने
वाला है और यहाँ तक कि ये पानी तो उनका डिफेंस में भी काफी मदद करेगा। लेकिन तभी एस्पार्टो वैन के पास आता है और वो उसे बोलता है क्यों ना हम लोग एक वाटर रिजर्वर को बना ले। और वैन को ये आइडिया सच में ही काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो 2 सेकंड के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से एक लेक को वहाँ पर क्रिएट कर देता है ताकि ये उन लोगों के वाटर को रिजर्व कर पाए। और रॉन और बाकी लोग भी विलेज की डेवलपमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन तभी हम लोग वैगन में 2 क्यूटीज को देखते हैं। उनमें से एक लड़की दूसरी को बोलती है, लेडी आर्ट क्या आप जाग चुकी हो? हाँ मैं जाग चुकी हूँ। लेडी पाने मेरा, मुझे भी आपके जैसे प्लॉट्स चाहिए। क्या ये 106 है? आगे वन विलेज के चारों ओर एक कंक्रीट की वॉल को बनाकर रेडी कर देता है जो कि उनकी डिफेंस वॉल की तरह काम करेगी और उसके रहते तो कोई भी लुटेरे या फिर बैंडिट्स इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। और वैन को अभी भी इस चीज में थोड़ी बहुत कमी लग रही थी, इसीलिए वो उस कंक्रीट की वॉल के ऊपर बो और एरो को वहाँ पर समन कर देता है। लेकिन ये बो और एरो मॉडर्न वर्ल्ड के थे, इसीलिए सभी लोग इस गैजेट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और अब उन लोगों का विलेज नहीं रहा बल्कि एक स्मॉल फोर्ट्रेस बन चुका है। और तभी डी कहता है अगर लॉर्ड मार्किस को मास्टर वैन के इस टैलेंट के बारे में पता होता तो वो उन्हें कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकालते और हो सकता है कि वो मास्टर वैन को एडवाइजर या फिर डेवलपमेंट का चीफ बना सकते थे। लेकिन एस्पार्टो इस चीज से साफ साफ मना कर देता है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वैन की असली पावर क्या है। क्या उसकी पावर एलिमेंटल मैजिक है या फिर प्रोडक्शन मैजिक? एस्पार्टो का मानना था कि वो अपने सिटीजन की सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन मैजिक से प्रोटेक्शन ही कर सकता है, न कि फाइट कर सकता है। लेकिन डी को अपने स्टूडेंट और मास्टर वैन पर पूरा का पूरा विश्वास था कि वो फाइट की हेल्प से भी और अपने एलिमेंटल मैजिक के हेल्प से भी बाकी लोगों की जिंदगी को बचा सकता है। लेकिन तभी वैन उन लोगों को बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास किस टाइप का मैजिक है, डिपेंड करता है कि तुम अपने गोल की तरफ कितना ज्यादा मेहनत करते हो। और इस बात को सुनकर तो डी और एस्पार्टो भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। मास्टर वैन आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस लैंड को भी काफी डेवलप कर लोगे। लेकिन तभी बातें करते करते अचानक से वैन को काफी भूख लग चुकी थी, इसलिए टिलो से जल्दी से कुछ खाने के लिए दे देती है। लेकिन बाद में जाकर वो लोग आपस में बातचीत करते हैं और जहाँ पर कि वैन को इस चीज के बारे में पता चलता है कि उन लोगों के पास फूड रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम पड़ा है। एस्पार्टो से बोलता है मास्टर लगता है हमें इस विलेज के लिए कुछ ऐसी चीज को ढूंढना होगा जिससे कि हम बेच भी सकते हैं और इस विलेज की एक रेगुलर इनकम भी हो जाए। और वैन भी सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो लोग ऐसी कौन सी चीज को बेच सकते हैं जिससे कि वो लोग इस विलेज की एक रेगुलर इनकम को हायर कर ले। और यहाँ तक कि यहाँ पर तो कोई मर्चेंट भी नहीं आता। लेकिन तभी वैन एस्पार्टो को बोलता है हमारे पास ऐसी काफी फसल है और टूल्स तो वैसे भी मैं अपने प्रोडक्शन मैजिक की हेल्प से बना ही सकता हूँ। लेकिन तभी एस्पार्टो उसे बोलता है हाँ आप बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास काफी इंग्रेडिएंट्स की कमी है, जैसे कि हमारे पास आपके फेवरेट स्वीट्स को बनाने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। और जब वैन इस चीज को सुनता है तो वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था। वो एस्पार्टो को बोलता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और वैन सच में ही काफी सीरियस हो चुका था। वो बोलता है लगता है हम लोगों को एक इंडस्ट्री को क्रिएट करना होगा, अगर तुम लोगों के पास कोई प्लान है तो जल्दी से मुझे बताओ। सबसे पहले कैम्सन बोलता है क्यों ना हम लोग उन ब्लॉक्स को बेचे जो कि आप बनाते हो। नहीं मैं इस प्लान को रिजेक्ट करता हूँ। इतने में ही टेल बोलती है क्यों ना हम लोग मॉन्स्टर हंटिंग करके मॉन्स्टर को बेचे। नहीं मैं इस प्लान को भी रिजेक्ट करता हूँ। और अब एस्पार्टो भी अब सोच में पड़ चुका था कि आखिरकार उन लोगों को ऐसी कौन सी चीज को बेचना चाहिए जिसकी वजह से कि इस विलेज की एक रेगुलर इनकम हो जाएगी और धीरे धीरे करके उनका विलेज भी काफी डेवलप हो जाएगा। अब कैम्सन और टेल मोटे एडवेंचर के पास ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं और जहाँ पर कि वो मोटा एडवेंचर वैन को बोलता है वैन लगता है लोग तुम्हारी कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने लोगों से कहा कि मुझे लोगों के वेपन देखने हैं और उन्हें ट्रेनिंग करनी है, लेकिन ये लोग अपने वेपन्स को कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि इन वेपन्स को तुमने बनाया है। और तब जाकर वैन को पता चलता है कि जो स्वॉर्ड और जो एक्स उसने कैम्सन और टेल को दी थी वो उसे कभी भी यूज नहीं करते और एक ट्रेजर की तरह अपने पास रखती है। लेकिन तभी वो मोटू एडवेंचर अपनी एक ऑर्क नाइट शील्ड को वहाँ पर निकाल देता है और वो उन लोगों से बोलता है वैसे मुझे भी अपनी इस ऑर्क शील्ड को ट्राई करना है, क्यों ना हम लोग ट्रेनिंग करें। और वैन के कहने पर कैम्सन अपनी स्वॉर्ड से उस शील्ड पर अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड से उस शील्ड को बस टच ही करता है। लेकिन तभी वो शील्ड अब 2 हिस्सों में कट चुकी थी। उस मोटू एडवेंचर को इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। क्या मेरी प्रीशियस शील्ड, मैंने इसे बस अभी तो बनाया था।
और वैन भी इस चीज को देखकर काफी सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि जो कैम्सन की स्वॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ वुड की बनी हुई है और कोई भी वुड की स्वॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और इतने में ही वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके उस शील्ड को वापस से रीजनरेट करवा देता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ऑर्थो आता है और वो वैन को बोलता है, लॉर्ड वैन मुझे आप सही टाइम पर मिले, मैंने कुछ माइन करके कुछ ओट्स को यहाँ पर ले आया है, क्या आप इनमें से किन्हीं चीजों को खरीदना चाहते हो? और अब तो वैन भी इस चीज को देखकर सच में ही काफी एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो ऑर्थो से बोलता है, वैसे तुमने इन्हें लाया कहाँ से? मैंने इन सभी चीजों को डीप फॉरेस्ट से माइन करके लाया, जो कि एक माउंटेन में है। देखिए मेरे पास सिल्वर, कॉपर, यहाँ तक कि गोल्ड के भी कुछ और है, और साथ ही साथ में मेरे पास एक रेयर और एक मिथरल और भी है। और वैन तो उस चीज को देखकर सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि मिथरल और इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर होता है। लेकिन अब वैन सोच में पड़ चुका था। वो उसे बोलता है, पर आखिरकार इन और को आज तक किसी ने माइन क्यों नहीं किया? शायद से उस जगह को आज तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हाँ तुम सही भी हो सकते हो, वैसे क्या मैं इस आयरन ओर को यूज कर सकता हूँ? हाँ आप कर सकते हो। उसके बाद वैन अपने हाथों में उस आयरन ओर को ले लेता है और उस पर प्रोडक्शन मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है। और अचानक से वैन उस आयरन ओर को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन तभी वो मोटू एडवेंचरर उसके पास आता है और वो उसे बोलता है, लॉर्ड वैन क्या आप प्लीज मेरे लिए एक छोटी और एक बड़ी स्वॉर्ड को बना सकते हो? मैंने तुम्हारी शील्ड को तोड़ा था तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और अब वैन उस आयरन ब्लॉक पर अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज कर लेता है। और ये पहली बार था कि जब वो किसी आयरन की आइटम को बना रहा था, अचानक से वैन ने उस आयरन की एक छोटी सी स्वॉर्ड को वहाँ पर क्रिएट कर दिया था। वैन एक और ब्लॉक को अपने हाथों में लेता है और वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी आयरन की स्वॉर्ड को बना लेता है। और अब इस चीज को देखकर वो एडवेंचर लोग काफी से एक्साइटमेंट में आ चुके थे। वो सभी लोग वैन को बोलते हैं, लॉर्ड वैन प्लीज हमारे लिए भी एक स्वॉर्ड को बना दीजिए। वैन मिथरल ओर पर प्रोडक्शन मैजिक करने का सोचता है, लेकिन तभी अब वहाँ पर एस्पार्टो भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो मिथरल ओर को देखता है और बोलता है, क्या मिथरल ओर? ये तो काफी अनयूजुअल है, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि माउंटेन्स में भी मिथरल ओर होता है। लगता है हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई डंजन होगा। सभी एडवेंचर्स और बाकी लोग एस्पार्टो की इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो लोग इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते कि यहाँ पर कोई डंजन भी हो सकता है। लेकिन तभी एस्पार्टो वान को बोलता है, लॉर्ड वान अगर हमने डंजन को डिस्कवर कर लिया तो हमारी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। बहुत से लोग, बहुत से मर्चेंट और भी बहुत सी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। क्या एक नया डंजन? हाँ अगर हमने गलती से भी एक डंजन को फाइंड कर लिया तो हमारा विलेज नहीं बल्कि एक सिटी बन जाएगा। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और डंजन में उन लोगों को बहुत सी चीजें मिल सकती है, जैसे कि जेम्स, नेशनल ट्रेजर और यहाँ तक कि बाकी की चीजें भी। और अगर किसी भी गिल्ड को डंजन के बारे में खबर होती है तो वो अपनी न्यू ब्रांचेस पास वाली विलेज में एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिससे कि उस विलेज को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अभी के लिए अगर उन लोगों ने डंजन को फाइंड भी कर लिया तो इसके बारे में आसपास वाले किंगडम को भी पता चल जाएगा, जिससे कि वो लोग उनके विलेज पर अटैक कर देंगे। और अभी के लिए उन लोगों के पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन तभी वैन बोलता है, अगर मेरे फादर को पता चला कि इस लैंड पर इतनी प्रीशियस चीज है यानी कि डंजन, तो वो मुझे कहीं और भगा लेंगे। इसका मतलब अभी तो वैन को इस विलेज को ही ग्रो करना होगा। तो इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग डंजन पर अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगी, और जैसे उन लोगों का विलेज डेवलप हो जाएगा तो वो लोग सीधा ही डंजन की खोज पर निकल जाएगी। और टिल और वैन विलेज में घूम रहे थे, लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर एक ह्यूमन आता है और वो उन लोगों को बोलता है, बुरी खबर, हम लोगों की ओर आर्मर्ड लिजर्ड आगे बढ़ रहे हैं। वैन बोलता है, जल्दी से ब्रिज को ऊपर खींच लो। और वो सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन तभी वैन उन लोगों के पास आता है और वो लोगों को बोलता है, मुझे पता है इस वक्त पर आप लोग काफी ज्यादा डर रहे होंगे, लेकिन ये लड़ाई हमारे विलेज के लिए है। इस बैटल में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी मेरी हेल्प कीजिए और हम सभी लोग इस विलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस गाइज, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें इस एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 300 कमेंट्स पूरे कर देना, और प्लीज यार इस वीडियो को हाइप भी कर दो।